तुम सिर्फ नाम के बिग घोस्ट हो ब्लैक जैक। घोस्ट किसे कहते हैं ये आज मैं तुम्हें बताऊंगा। जोसेफ ने कहा। उसकी बात सुनकर ब्लैक जैक के हलक से गुर्राहट निकली और उसने यकलक जोसेफ पर छलांग लगा दी। वो लहीम शहीम होने के बावजूद हैरत अंगेज तौर पर बेहद फुर्तीला था। जोसेफ ने तेजी से एक तरफ हटना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे ब्लैक जैक का जिस्म मुड़ा और जोसेफ बुरी तरह से उछलकर साइड पर मौजूद चट्टान से टकराया और उलटकर दूसरी तरफ जा गिरा। ब्लैक जैक ने वाकई इंतहाई शानदार अंदाज में घूमते हुए उसके पहलू में इंतहाई जोरदार जरब लगाई। ये जरब इस कदर तेज और जची तुली थी कि जोसेफ जैसा आदमी भी खुद को संभाल न सका था और उछलकर चट्टान की दूसरी तरफ जा गिरा था। अभी ब्लैक जैक सीधा हो ही रहा था कि अचानक एक भारी पत्थर उड़ता हुआ उसकी तरफ आया, लेकिन ब्लैक जैक बेहद फुर्तीला था। उसने यकलक कलाबाजी खाई और पत्थर उसके उकब में खड़ी मादाम सितारा के सर से जा टकराया। मादाम सितारा के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर गिरी और बुरी तरह से तड़पती हुई साकित हो गई। ब्लैक जैक की नजरें एक लम्हे के लिए मादाम सितारा की चीख सुनकर घूम गई थी। उसी लम्हे चट्टान के उकब से निकलकर जोसेफ भी उछला और उड़ता हुआ ब्लैक जैक से आ टकराया। उसके सर की जोरदार टक्कर ब्लैक जैक के सीने पर पड़ी तो ब्लैक जैक बेख्तियार लड़खड़ाता हुआ पीछे हटता चला गया। जोसेफ ने उछलकर राइट किक उसकी कनपट्टी पर मार दी। ब्लैक जैक को एक और झटका लगा, मगर उसने खुद को गिरने से बचा लिया। जोसेफ की दो जोरदार जरबों के बावजूद उसके चेहरे पर तकलीफ का कोई तासुर नमूदार नहीं हुआ। जोसेफ ने एक बार फिर उछलकर दोनों टांगे ब्लैक जैक को मारनी चाही, मगर ब्लैक जैक ने उसकी टांगे अपने हाथों पर रोकते हुए इस अंदाज में पीछे झटक दी कि जोसेफ फिजा में कलाबाजी खाकर धब से नीचे जा गिरा। ब्लैक जैक ने आगे बढ़कर जोसेफ के सीने पर जोरदार लात मारनी चाही, मगर जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से उसकी टांग पकड़ी और लेटे लेटे अपने जिस्म को पलटा लिया। उसके इस तरफ पलटने से ब्लैक जैक का जिस्म भी मुड़ गया था। जोसेफ ने अपने जिस्म को खप देते हुए जोरदार लात उसकी दूसरी टांग पर मारी तो ब्लैक जैक धम से गिर गया। उसकी एक टांग बदस्तूर जोसेफ के हाथ में थी। जोसेफ ने अपने जिस्म को तेजी से घुमाया और उसकी टांग को पकड़े हुए तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसने जोरदार हाथ मारकर ब्लैक जैक की टांग की हड्डी तोड़नी चाही, मगर अचानक ब्लैक जैक तड़पा और उसकी घूमती हुई दूसरी टांग जोसेफ के पहलू पर पड़ी। जोसेफ के हाथ से ब्लैक जैक की टांग निकली तो ब्लैक जैक ने उल्टी कलाबाजी लगाई और फौरन अपने कदमों पर खड़ा हो गया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जोसेफ, ब्लैक जैक ने सर्द लहजे में कहा। तुम मैं तुम्हारे टुकड़े उड़ा दूंगा, जोसेफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। वो उठने ही लगा था कि ब्लैक जैक की घूमती हुई टांग उसके मुंह पर पड़ी और जोसेफ चीखता हुआ दूसरी तरफ उलट गया। उसी लम्हे ब्लैक जैक उछला। उसने फिजा में कलाबाजी खाई और फिजा में दोनों टांगे जोड़कर सीधा जोसेफ के सीने की तरफ बढ़ा, जैसे वो छलांग लगाकर जोसेफ के सीने पर गिरकर उसके सीने की हड्डियां तोड़ना चाहता हो। मगर जोसेफ ने बर्क रफ्तारी से दूसरी तरफ करवट बदल ली। ब्लैक जैक के कदम जैसे ही जमीन से लगे, जोसेफ ने उल्टी कलाबाजी खाते हुए अपने दोनों जुड़े हुए पैर ब्लैक जैक के पेट में मार दिए। ब्लैक जैक को एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा और फिर खुद को संभालते संभालते भी गिर गया। इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ बिजली की सी तेजी से उठा और उसने आगे बढ़कर ब्लैक जैक के सर पर एक जोरदार ठोकर मार दी। ब्लैक जैक का सर एक जोरदार धमाके से जमीन पर पड़े एक पत्थर से टकराया। इससे पहले कि वो सीधा होता, जोसेफ ने हाथ बढ़ाकर उसे दोनों पहलुओं से पकड़ते हुए एक झटके से ऊपर उठा लिया। ब्लैक जैक ने तड़पकर उसके गिरफ्त से निकलना चाहा, लेकिन जोसेफ ने अपने जिस्म को बिजली की सी तेजी से घुमाया और ब्लैक जैक को पूरी कुव्वत से एक चट्टान पर फेंक दिया। ब्लैक जैक उड़ता हुआ चट्टान से टकराया और धमाके से नीचे गिर गया। ये देखकर जोसेफ उछलकर उसकी तरफ बढ़ा ही था कि ब्लैक जैक यूं उछलकर खड़ा हो गया जैसे उसके जिस्म में हड्डियों की बजाय स्प्रिंग लगे हुए हो, जिन्होंने उसे जमीन पर गिरते ही उछाल दिया हो। जमीन से उठते ही वो उछला और उसने करीब आते हुए जोसेफ के सीने पर सर की जोरदार टक्कर मारी और कलाबाजी खाकर सीधा हो गया। उसके सर की टक्कर खाकर जोसेफ पीछे हटता चला गया। ये देखकर ब्लैक जैक एक बार फिर उछला और उड़ता हुआ जोसेफ की तरफ आया। जोसेफ ने यकलक अपने जिस्म को मोड़ते हुए दोनों हाथ फैलाकर उसे फिजा में ही किसी नन्हे बच्चे की तरह दबोचा और अपनी टांगों पर घूमते हुए उसने ब्लैक जैक को पूरी कुव्वत से उसी चट्टान की तरफ उछाल दिया जिस पर उसने पहले भी उसे पटका था। इस बार चट्टान की तरफ आते हुए ब्लैक जैक ने हैरत अंगेज तौर पर फिजा में अपना जिस्म मोड़ा और उसकी टांगे चट्टान से टकराई और वो घूमता हुआ उछला और एक लंबी कलाबाजी खाकर अपने कदमों पर आ खड़ा हुआ। जोसेफ उसकी यह हैरत अंगेज फुर्ती देखकर हैरान रह गया था। क्या देख रहे हो जोसेफ, मैं बिग घोस्ट हूँ, बिग घोस्ट, और तुम बिग घोस्ट को आज हरा नहीं सकोगे, ब्लैक जैक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। जोसेफ ने देख लिया था वाकई ब्लैक जैक पर इस कदर उठापटक के बावजूद भी एक मामूली सी भी खराश तक न आई थी, जबकि जमीन और पत्थरों पर गिरने की वजह से जोसेफ के जिस्म पर जा बजा खराशें आ गई थी। बिग घोस्ट, जोसेफ के हलक से गुर्राहट निकली। वो तेजी से ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा।
उसी लम्हे ब्लैक जैक ने अपना दायां हाथ उठाकर उंगलियां खोलकर उसकी तरफ कर दी। जोसेफ ने उसकी 2 उंगलियों के सिरों पर 2 सुराग बनते देखे। वो यकदम ठटक गया। अचानक ब्लैक जैक की उंगलियों से 2 शोले से निकले और इंतहाई बर्क रफ्तारी से जोसेफ की तरफ बढ़े। उन शोलों को देखकर जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से अपना जिस्म मोड़ लिया। शोले उसके पहलू के करीब से गुजर गए थे। फिर वो दोनों शोले एक साथ जोसेफ के उकब में पड़ी हुई एक चट्टान से टकराए। अचानक जोरदार धमाके हुए और उस चट्टान के टुकड़े उड़ते चले गए। तो अब तुम ओछे हथकंडों पर उतर आए हो। जोसेफ ने ब्लैक जैक की तरफ पलटते हुए गुर्राकर कहा, मेरा मकसद तुम्हारी हलाकत है जोसेफ। मैं बिला वजह तुमसे लड़कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए कहा। उसी लम्हे उसकी उंगलियों से फिर 2 शोले निकले। इस बार जोसेफ ऊंचा उछला था। शोले ऐन उसके नीचे से निकल गए थे और फिर जैसे ही उसके पैर जमीन से लगे, शोले जमीन से टकराए और माहौल एक बार फिर खौफनाक धमाकों से गूंज उठा। जोसेफ ने जमीन पर पांव रखते ही एक बड़ी चट्टान की तरफ छलांग लगा दी। जोसेफ उस चट्टान की आड़ में हुआ ही था कि ब्लैक जैक की उंगलियों से फिर शोले निकले और उस चट्टान से आ टकराए। एक के बाद दिगरे 2 धमाके हुए और उस चट्टान के टुकड़े उड़ते चले गए। इससे पहले कि जोसेफ भी उस चट्टान की जद में आ जाता, वो फौरन दूसरी तरफ छलांग लगा गया। उसे दूसरी चट्टान की तरफ जाते देखकर ब्लैक जैक ने उस तरफ भी 2 शोले दाग दिए। लेकिन इससे पहले कि शोले चट्टान से टकराते, जोसेफ चट्टान की ओर से निकला और जमीन पर लौटने लगाता हुआ उस चट्टान से दूर हट गया। शोले चट्टान से टकराए और चट्टान रेजा रेजा होकर बिखरती चली गई। जोसेफ छलांगे मारता हुआ और चट्टानों की आड़ लेता हुआ घूमते हुए अंदाज में इधर उधर भाग रहा था। ब्लैक जैक मुसलसल उस पर शोले बरसा रहा था और माहौल खौफनाक धमाकों से गूंजता हुआ इर्द गिर्द मौजूद चट्टानों और बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों को रेजा रेजा कर रहा था। जोसेफ ने एक चट्टान की आड़ लेते हुए एक और बड़ा सा पत्थर उठाया और उसने वो पत्थर पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक पर खींच मारा। ब्लैक जैक ने पत्थर को उड़ता हुआ आते देखा तो उसकी एक उंगली से शोला सा निकलकर फिजा में ही उस पत्थर से टकराया और फिर वो पत्थर धमाके से फिजा में ही रेजा रेजा हो गया। उसकी तवज्जो पत्थर की तरफ होते देखकर जोसेफ फौरन एक चट्टान के नीचे रेंग गया। ब्लैक जैक ने उसे गायब होते देखा तो उसने इर्द गिर्द की चट्टानों पर मुसलसल शोले बरसाने शुरू कर दिए। सामने आओ जोसेफ, कहाँ छुप गए हो? ब्लैक जैक ने हलक के बल चीखते हुए कहा। वो उंगलियों से आग के शोले बरसाता हुआ आगे बढ़ा और इधर उधर जोसेफ को तलाश करने लगा। जोसेफ के कान उसकी आहट पर लगे हुए थे। ब्लैक जैक चलता हुआ जैसे ही उस चट्टान के पास आया, जोसेफ अचानक उठा और उसने उछलकर ब्लैक जैक पर हमला कर दिया। ब्लैक जैक का मुंह दूसरी तरफ था। जोसेफ ने चट्टान के पीछे से निकलकर उसकी कमर पर जोरदार टक्कर मार दी थी। ब्लैक जैक उसके सर की टक्कर खाकर उछला और मुंह के बल नीचे जा गिरा। इससे पहले कि वो उठता, जोसेफ एक बार फिर उछला और उसने फिजा में अपने घुटने मोड़े और पूरी कुव्वत से ब्लैक जैक की कमर पर आ गिरा। इस बार ब्लैक जैक अपने हलक से निकलने वाली चीख किसी तरह से रोक न सका था। उसने पलटकर सीधा होना चाहा, मगर अचानक जोसेफ ने सीधे होते हुए उसका एक हाथ और एक टांग पकड़ ली। उसने दोनों हाथों को मखसूस अंदाज में घुमाते हुए ब्लैक जैक को झटका दिया और एक टांग उठाकर ब्लैक जैक के पहलू पर रखकर उसे ऊपर उठा लिया। अब पोजीशन ये थी कि ब्लैक जैक का एक बाजू और एक टांग जोसेफ के हाथों में थी और उसकी टांग ब्लैक जैक के पहलू से टिकी हुई थी, जिससे ब्लैक जैक का जिस्म कमान की तरह मुड़ गया था। जोसेफ जोर जोर से उसकी टांग और बाजू को झटके दे रहा था, जैसे वो उसका बाजू और टांग तोड़ना चाहता हो, मगर ब्लैक जैक का जिस्म वाकई जैसे फौलाद का बना हुआ था। जोरदार झटके लगने के बावजूद उसकी टांग और बाजू नहीं टूट रहे थे। ये देखकर जोसेफ ने उसके पहलू से टांग हटाई और बाजुओं का जोर लगाकर ब्लैक जैक को तिरछे अंदाज में उठाकर सर से बुलंद कर लिया। दूसरे लम्हे जोसेफ का जिस्म भी कमान की तरह मुड़ा और उसने ब्लैक जैक का सर पूरी कुव्वत से जमीन पर मार दिया। ब्लैक जैक के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो जोसेफ के हाथों में बुरी तरह से तड़पने लगा। जोसेफ ने उसे एक बार फिर उठाया। वो एक बार फिर ब्लैक जैक को घुमाकर उसका सर जमीन से मारने ही लगा था कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और जोसेफ को अपने दाएं कंधे में गर्म सलाखी उतरती हुई महसूस हुई। फिर एक और धमाका हुआ और जोसेफ के दूसरे कंधे में भी जैसे गर्म सलाख उतर गई। जोसेफ को यकलक शदीद तकलीफ का एहसास हुआ और उसके हाथों से ब्लैक जैक निकलकर उसके सामने आ गिरा। जोसेफ ने देखा कि सामने मादाम सितारा खड़ी थी। उसके हाथ में एक मिनी पिस्टल था जिसका रुख जोसेफ की तरफ था। शायद उसे होश आ गया था और उसने जोसेफ को ब्लैक जैक को उठाकर उस खौफनाक अंदाज में पटकते देखा तो उसने जोसेफ के दोनों कांधों पर गोली मार दी थी, जिसके नतीजे में जोसेफ के हाथों से ब्लैक जैक निकलकर गिर गया था। इससे पहले कि मादाम सितारा जोसेफ पर तीसरा फायर करती, अचानक एक चट्टान के उकब से एक पत्थर उड़ता हुआ आया और ऐन मादाम सितारा के उस हाथ से टकराया जिसमें उसने पिस्टल पकड़ रखा था। पत्थर लगने से पिस्टल उसके हाथ से दूर जा गिरा था। मादाम सितारा जहरीली नागन की तरह पलटी और फिर वो उस चट्टान के उकब से
जूलिया और उसकी साथी लड़कियों को निकलते देखकर बुरी तरह से उछल पड़ी। संगी और थ्रेसिया ने कंट्रोल रूम में मौजूद स्क्रीन पर इमरान और उसके साथियों को मुसलसल मॉनिटर करते हुए जराई फार्म की तरफ जाते देख लिया था। फिर उन्होंने जब उन सबको जराई फार्म के नीचे तहखाने में जाते देखा तो उन्होंने बेख्तियार होंठ बीच लिए। वो सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान ने डॉक्टर इरशाद जैसे इंसान को ऐसी जगह छुपा रखा होगा। संगी ने इमरान के रिस्ट वॉच में एक ऐसी चिप लगा दी थी जिससे वो उसे मुसलसल फॉलो कर रहा था। इमरान और उसके साथी तहखाने में जाकर जब डॉक्टर इरशाद से मिले और फिर इमरान ने उन्हें तफसील बताना शुरू की तो उन दोनों को पता चल गया कि इमरान को उनके बारे में कैसे मालूम हुआ था और उसने उनके साथ क्या गेम खेली थी। इमरान जिस स्पेसशिप की बात कर रहा था वो यकीनन फेगरासी था जिससे संगीत, थ्रेसिया या मादाम सितारा और ब्लैक जैक यहाँ पहुंचे थे। वो दोनों खामोशी से इमरान की बातें सुनते रहे। फिर संगी ने मशीन पर लगा हुआ एक बटन यके बाद दिगरे 2 मरतबा प्रेस कर दिया। जैसे ही उसने बटन प्रेस किया, थ्रेसिया ने इमरान को अचानक जोरदार झटका खाकर उछलते और फिर गिरते देखा। इमरान एक लम्हे में साकित हो गया था। उसे इस तरह गिरते देखकर उसके साथी बौखला गए थे और वो तेजी से इमरान की तरफ लपके, लेकिन अचानक थ्रेसिया ने उन सबको खाली होते हुए बोरों की तरह गिरते देखा। ये क्या किया है तुमने? इमरान और उसके साथी बेहोश कैसे हो गए? थ्रेसिया ने पलटकर संगी की तरफ देखते हुए कहा तो संगी बेख्तियार हंस पड़ा। लगता है तुम्हें अभी तक मेरी गेम समझ में नहीं आई। संगी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। थ्रेसिया ने बरबला कहा, मैंने इमरान को जानबूझकर जिंदा रहने का मौका दिया था। मैंने उसके रिस्ट वॉच में एक छोटी सी चिप लगा दी थी जिसका लिंक इस मशीन के साथ है। इमरान जहाँ भी जाता हम उसे मुसलसल मॉनिटर कर सकते थे। मैंने जो टेप वहाँ रखी थी उसमें जानबूझकर ऐसी बातें की थी कि इमरान और उसके साथी यही समझे कि हमने वाकई इमरान के जहन की स्कैनिंग कर ली है और हमें मालूम हो गया है कि इमरान ने डॉक्टर इरशाद को कहाँ छुपा रखा है। इमरान के जहन में और कुछ नहीं तो खली जरूर रह जाती और वो एक बार उस जगह जरूर जाता जहाँ उसने डॉक्टर इरशाद को छुपा रखा था। इसके लिए हमें इमरान को मुसलसल मॉनिटर करना था, मगर ये हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान के साथियों ने इमरान के जहन में मौजूद खलिश को उजागर कर दिया और इमरान उन्हें लेकर सीधा उस जगह जा पहुंचा जहां उसने डॉक्टर इरशाद को छुपा रखा था। इस तरह एक तो हमें डॉक्टर इरशाद के ठिकाने का पता चल गया, बल्कि इमरान की तफसील सुनकर हमें ये भी पता चल गया है कि उसे हमारे बारे में और हमारे मिशन के बारे में कैसे इल्म हुआ था। मैं उससे सारी तफसील जानने के लिए उसे मौका फराहम कर रहा था। जो चिप मैंने उसके रिस्ट वॉच में लगाई थी वो इलेक्ट्रो मेगा पावर चिप थी। उस चिप से इलेक्ट्रिक पावर निकली थी जिससे इमरान को जबरदस्त शॉक लगा था और इमरान फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा था। फिर मैंने दूसरी बार बटन दबाया तो चिप के साथ लगा हुआ एक छोटा सा कैप्सूल उसके रिस्ट वॉच में फट गया। उस कैप्सूल में जूद असर गैस भरी हुई थी जिससे उसके साथी भी बेहोश होकर गिर पड़े थे। संगी ने तफसील बताते हुए कहा, गुड शो संगी, रियली गुड शो। तुमने वाकई बेपना जहानत से काम लिया है। मैं तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि हम डॉक्टर इरशाद तक अब पहुंचेंगे कैसे, मगर तुमने जहानत से काम लेकर आखिरकार डॉक्टर इरशाद को ढूंढ लिया है। थ्रेसिया ने उसकी तारीफ करते हुए कहा तो संगी के होठों पर बेख्तियार फाकराना मुस्कुराहट आ गई। अब मेरी तारीफ छोड़ो और उठो, हमें फौरन उस जगह पहुंचकर डॉक्टर इरशाद को अपने कब्जे में करना है। कहीं ऐसा ना हो उनमें से किसी को होश आ जाए और हम एक बार फिर डॉक्टर इरशाद से हाथ धो बैठे। संगी ने कहा तो थ्रेसिया सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। चंद ही लम्हों में वो कार में बैठे तेज रफ्तारी से उस फार्म हाउस की तरफ उड़े जा रहे थे। जब वो फार्म हाउस के तहखाने में पहुंचे तो उन्होंने उन सबको उसी तरह बेहोश पाया। उनमें से किसी को अभी तक होश नहीं आया था। क्या ख्याल है, मौके का फायदा उठाकर इन सबको हलाक न कर दे? थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा, क्या जरूरत है, हम इनके दरमियान से डॉक्टर इरशाद को ले जा रहे हैं। इनके लिए यही बहुत बड़ी शिकस्त होगी कि वो हमारे हाथों डॉक्टर इरशाद को अगवा होने से बचाने में बुरी तरह से नाकाम रहे हैं। जब इमरान को होश आएगा और यहाँ डॉक्टर इरशाद को नहीं पाएगा तो उसकी हालत देखने वाली होगी। संगी ने कहा, हाँ ये तो है, इमरान को ये शिकस्त वाकई बरसों याद रहेगी। थ्रेसिया ने सर हिलाते हुए कहा, तो चलो डॉक्टर इरशाद को उठाते हैं और यहाँ से निकल चलते हैं। संगी ने कहा, पहले ये तो चेक कर लो ये डॉक्टर इरशाद भी असली है या इमरान हमें एक बार फिर डॉज देने की कोशिश कर रहा है। थ्रेसिया ने कहा, नहीं, अब भला इमरान हमें कैसे डॉज दे सकता है? तुमने उसकी बातें नहीं सुनी। उसने डॉक्टर इरशाद को सिर्फ हमसे बचाने के लिए यहाँ छुपा रखा था। अगर उसने हमें डॉज देना होता तो इस तरह बेहोश ना होता। संगी ने कहा, फिर भी मुझे अपनी तसल्ली कर लेने दो। थ्रेसिया ने कहा, ओके, तुम तसल्ली करो। इमरान और उसके साथियों के मुड़े तुड़े जिस्मों से जाहिर हो रहा है कि अभी इन्हें जल्द होश आने का कोई इम्कान नहीं है। संगी ने कहा, थ्रेसिया के पास एक हैंडबैग था जिसमें वो आते हुए वही पहले जैसी शीशी और चंद टिश्यू पेपर डाल लाई थी जिससे उसने पहले नकली डॉक्टर इरशाद का मेकअप साफ किया था।
थ्रेसिया ने बैग से शीशी और टिश्यू पेपर निकाला और शीशी खोलकर टिश्यू पेपर को शीशी के लोशन से भिगोने लगी। तुम इनका ख्याल रखो, कहीं किसी को होश न आ जाए। थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर कहा। बेफिक्र रहो, मैं इनकी तरफ से होशियार हूँ, संगी ने कहा। तो थ्रेसिया सर हिलाकर डॉक्टर इरशाद के चेहरे पर टिश्यू से लोशन लगाने लगी। लोशन लगते ही डॉक्टर इरशाद के चेहरे पर धुआं सा उठा और फिर उनका चेहरा उस धुएं में छुपता चला गया। चंद लम्हों बाद धुआं खत्म हुआ तो ये देखकर संगी और थ्रेसिया की आंखों में चमक आ गई कि इस बार डॉक्टर इरशाद का चेहरा नहीं बदला था। गुड, ये असली डॉक्टर इरशाद है। उठाओ इसे और यहाँ से निकल चलो, हम इसे अभी और इसी वक्त जीरो लाइन ट्रांसफर कर देते हैं, थ्रेसिया ने कहा। तो संगी ने इस बात में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर डॉक्टर इरशाद को उठाकर कांधे पर डाला और फिर वो दोनों उन्हें लिए हुए निकलते चले गए। चंद ही लम्हों में वो डॉक्टर इरशाद को कार में डालकर वहाँ से उड़े जा रहे थे। संगी निहायत तेज रफ्तारी से कार ड्राइव कर रहा था। वो कार ड्राइव करता हुआ शुमाली पहाड़ियों की तरफ आ गया। पहाड़ी इलाके में पहुंचकर उसने कार को नशीब में उतारा और उसे ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ाता ले गया। मुख्तलिफ पहाड़ियों और टीलों के दरमियान से गुजरता हुआ वो कार एक पहाड़ी के दामन में ले आया और वहाँ उसने कार रोक दी। वो कार से निकला, उसने जेब से एक कलमनुमा आला निकाला और उसका रुख आसमान की तरफ करके कलम के हिस्से को अंगूठे से मुसलसल प्रेस करने लगा। थोड़ी ही देर में उन्हें घूं घूं की तेज आवाज सुनाई दी और फिर आसमान से उन्हें एक लंबूतरा और नौकीला फेगराज उतरता दिखाई दिया। उस फेगराज की हैयत खलाई रॉकेट जैसी थी, लेकिन वो खलाई रॉकेट जैसा लंबा चौड़ा नहीं था। फेगराज आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आकर टिक गया तो संगी ने कलम को दोनों हाथों से पकड़कर दाएं बाएं घुमा दिया। उसी लम्हे फेगराज का एक हिस्सा किसी दरवाजे की तरफ खुल गया और उसमें से सीढ़ियां से निकलकर बाहर आ गई। फेगराज का दरवाजा खुलते ही संगी ने कलम अपनी जेब में डाल लिया था। इस असना में थ्रेसिया भी कार से बाहर आ गई थी। उसने कार के दोनों दरवाजे खोल दिए थे। संगी ने कार में दाखिल होकर बेहोश डॉक्टर इरशाद को कांधों से पकड़कर सीधा किया और उन्हें उठाकर अपने कांधे पर डाल लिया। तुम यहीं रुको, मैं इसे फेगराज में डालकर आता हूँ, संगी ने थ्रेसिया से मुखातिब होकर कहा। क्यों, क्या हम इसके साथ नहीं जाएंगे? थ्रेसिया ने चौंक कर कहा। नहीं, सुप्रीम कमांडर ने मुझे हुक्म दिया था कि डॉक्टर इरशाद को मैं फेगराज में अकेला भेजूं। ये फेगराज फ्रांस को हेडक्वार्टर नहीं जाएगा। जैसे ये खला में पहुंचेगा सुप्रीम कमांडर इसका रुख जीरो लाइन की तरफ मोड़ लेंगे, संगी ने कहा। ओ, तो फिर हम वापस कैसे जाएंगे? थ्रेसिया ने कहा। फ्रांस को हेडक्वार्टर से हमारे लिए दूसरा फेगराज आ जाएगा, वरना ब्लैक जैक और मादाम सितारा जिस फेगराज में आए थे उनसे वो फेगराज लेकर चले जाएंगे और फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंचकर उनका फेगराज वापस भेज देंगे, संगी ने कहा। तो थ्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिया। संगी डॉक्टर इरशाद को फेगराज में ले गया। चंद ही लम्हों में वो डॉक्टर इरशाद को फेगराज में डालकर बाहर आ गया। उसने कार के पास आकर जेब से वही कलमनुमा आला निकाला जिससे उसने फेगराज को नीचे उतारा था। उसने कलम को घुमाया तो फेगराज की सीढ़ियां सिमटकर अंदर चली गई और उसका दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। फिर संगी ने कलमनुमा आले की साइड को अंगूठे से प्रेस किया तो फेगराज से घूं घूं की तेज आवाज निकलने लगी और फेगराज हरकत में आकर ऊपर उठने लगा। वो किसी रॉकेट की तरह ऊपर उठ रहा था। बुलंदी पर जाकर उसकी रफ्तार तेज हो गई और फिर देखते ही देखते वो धुंध में गायब होकर नजरों से ओझल हो गया। लो, हमारा ये मिशन तो कामयाब हुआ। अब इमरान और उसके साथी अगर ब्लैक जैक के हाथों जिंदा बच भी गए तो वो डॉक्टर इरशाद को कभी नहीं देख सकेंगे, संगी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार हमने इमरान और उसके साथियों को बहुत बुरी शिकस्त दी है। डॉक्टर इरशाद को यहाँ से निकालकर हमने उनकी और पाकिशिया की कमर तोड़कर रख दी है, थ्रेसिया ने भी मुस्कुराते हुए कहा। इसलिए तो मैं इमरान और उसके साथियों को जिंदा छोड़ रहा हूँ ताकि वो देर तक डॉक्टर इरशाद के जीरो लैंड पहुंचने का जख्म चाटते रहें और उसकी अजियत बर्दाश्त करते रहें, संगी ने कहा। डॉक्टर इरशाद के मिशन में कामयाब होकर अब हमें सुप्रीम कमांडर के सामने भी सुर्खरू होने का मौका मिल जाएगा और हमारी जीरो लैंड में वही हैसियत बहाल हो जाएगी जो पहले थी, थ्रेसिया ने कहा। यकीनन, इसके लिए सुप्रीम कमांडर ने हमसे वादा कर रखा है, संगी ने इस बात में सर हिलाकर कहा। यह हमारा पहला मिशन है जो पाकिशिया और खासतौर पर इमरान जैसे ज़हीन इंसान के मुकाबले पर कामयाब हुआ है, जिसकी हम जितनी भी खुशी मनाए कम है, थ्रेसिया ने कहा। बिल्कुल, फ्रांस को हेडक्वार्टर पहुंचते ही हम इस मिशन की कामयाबी का जश्न मनाएंगे, संगी ने कहा। अब ब्लैक जैक को कॉल करो और उससे फेगराज के लिए बात करो। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके अब मैं किसी और मामले में उलझना पसंद नहीं करूंगी और जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ, थ्रेसिया ने कहा। ओके, मैं कॉल करता हूँ, संगी ने कहा और फिर उसने जेब से एक ट्रांसमीटर निकाला और ब्लैक जैक के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी मिलाने में मसरूफ हो गया। संगी और थ्रेसिया के तहखाने से निकलते ही इमरान ने यकलक आंखें खोल दी और वो यूं उठकर बैठ गया जैसे वो सिरे से बेहोश हुआ ही ना हो। उसके होठों पर एक पुरइसरार मुस्कुराहट थी। आप होश में हैं,
मैं यही समझ रहा था कि आप सचमुच बेहोश हो गए हैं। इमरान को एयरफोन से ब्लैक जीरो की आवाज सुनाई थी। मैं होश में हूँ तो संगी और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद को ले जाने में कामयाब हो गए हैं। अगर मैं बेहोश होता तो क्या आसानी से उन्हें डॉक्टर इरशाद को ले जाने देता? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसे ब्लैक जीरो के हंसने की आवाज सुनाई थी। लेकिन आपने उन्हें निकलने का मौका क्यों दिया है? वो खावर को असली डॉक्टर इरशाद समझकर ले गए हैं। अगर उन्होंने सचमुच खावर को जीरो लैंड भेज दिया तो ब्लैक जीरो ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ। इमरान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? क्या आप सचमुच खावर को जीरो लैंड भेजना चाहते हैं? दूसरी तरफ से ब्लैक जीरो ने चौंकते हुए कहा, हाँ, अभी मेरी गेम का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है, दूसरा हिस्सा भी बाकी है। इमरान ने कहा,